नमस्कार विद्यार्थियों। आज अगला टॉपिक आता है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास रोमन भूगोलवेताओं से लेकर आधुनिक भूगोलवेताओं तक किस प्रकार से हुआ, उन तथ्यों के बारे में हम विस्तृत तौर पर अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के विकास की अवधि को हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहले प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल में हमने जो प्रारंभ से, जब से रोमन भूगोलवेता या यूनानी भूगोलवेता थे, वहाँ से शुरू होके और वर्तमान में मतलब 7वीं शताब्दी तक के काल को प्राचीन काल में बांटा। 8वीं से लेके 18वीं सदी तक के भाग को मध्यकाल में शामिल किया और 18वीं सदी के बाद जो भूगोल में विकास हुआ वर्तमान तक, उसको आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। तो भूगोल की विकास की अवधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आती प्राचीन काल। प्राचीन काल में भूगोल अपने आप में कोई ऐसा सुविकसित विषय नहीं था, अलग से कोई विषय नहीं था, परंतु वर्तमान में जितने भी जो ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे यूनानी भूगोलवेताओं के हो, चाहे रोमन भूगोलवेताओं के हो, चाहे अरब भूगोलवेताओं के हो, सबके भूगोलवेताओं ने कहीं न कहीं प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मानवीय तथ्यों का वर्णन किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने मानव के ऊपर प्राकृतिक वातावरण के किन प्रभावों का, किन कारकों का प्रभाव पड़ता है और उसके फलस्वरूप कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कहीं न कहीं उन चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा जरूर है। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग से मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव हमेशा से रहा है। प्राचीन काल में जो अपने प्राचीन भारत के जो वेद हैं, उनमें भी सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को सबको देवता मान कर पूजा जाता था, अर्थात प्रकृति को कहीं न कहीं महत्व दिया है। इसके अलावा थेल्स और एनेक्सिमेंडर थे, उन्होंने जलवायु का मानव पर प्रभावों का विस्तृत वर्णन किया है। अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स में यूरोप व एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि ठंडे प्रदेश अर्थात यूरोप के जो लोग हैं बहादुर होते हैं परंतु चिंतन में कमज़ोर होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों अर्थात एशिया के जो निवासी है वो वीर व चिंतनशील होते हैं। इसी तरह से हेरोडोटस, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने घूमकर जाति व स्थायी कर्षक जातियों के जीवन के प्रभावों के बारे में उन्होंने अपना उल्लेख लिखा, विस्तृत वर्णन किया। इसी प्रकार से हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जेस पीरियडस अर्थात ब्रह्मांड में उपलब्ध उस समय के जो उनको नॉलेज ज्ञान था, भौगोलिक ज्ञान था, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और सबसे पहले हिकेटियस ने भूगोल के बारे में भूगोलिक तथ्यों का अपने ग्रंथों में लिखा, उनका विवेचन किया, उनको लोगों के सामने लेके आए, इसलिए इसको हिकेटियस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। इसी तरह से इरेटोस्थनीज है, स्ट्रेबो है, रोमन भूगोलवेताओं में टोलमी है, अरब भूगोलवेताओं में अपने इब्न बतूता, अल इदरीसी, इन्होंने भी कुछ अपने तथ्यों का वर्णन किया, भूगोल के बारे में लिखा। तो इस तरह से मानव भूगोल का विकास अपने आप में एक भूगोल के विकास के साथ साथ ही मानव भूगोल का विकास हुआ। अलग से कोई ये शाखा बन के, ये शाखा आधुनिक काल में जाके एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुई। उससे पहले भूगोल एक अपने आप में केवल एकमात्र एक विषय था जिसमें सारी भूगोल की शाखाएँ सम्मिलित थी और उनका अध्ययन किया जाता था। अगला आता है दूसरा काल, मध्यकाल। मध्यकाल सीधा सा ये कहें कि जो अरब भूगोलवेताओं का जो अंतिम समय था और उसके बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक के आसपास का जो युग था, उसमें भूगोल का विकास लगभग नहीं के बराबर, बहुत कम विकास हुआ, इसलिए इसको अंध युग भी कहा जाता है। बीच का जो समय है अंधकार युग कहा जाता है। उसके बाद भूगोल में फिर पुनर्जागरण काल आता है। पुनर्जागरण काल में कुछ जर्मन भूगोलवेता हैं जिसमें कांट सबसे प्रमुख था, उन्होंने भूगोल के तथ्यों के बारे में विस्तृत लिखा।
तो मध्यकाल में जो अरब भूगोलवेता थे उन्होंने प्रादेशिक भूगोल के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया, क्योंकि अरब भूगोलवेताओं में इब्न बतूता है, अल बरूनी है, इन्होंने विभिन्न देशों की प्रदेशों की यात्राएं की, भौगोलिक यात्राएं की, और यात्राओं के फलस्वरूप जो भी उन्होंने जिन क्षेत्रों में उन्होंने जो देखा, जो पाया, उनको अपने ग्रंथों में लिखा, तो वो कहीं न कहीं भूगोल के तथ्यों के बारे में वर्णन मिलता है। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता, जिसमें कोलंबस था, वास्को डी गामा था जो भारत आया था, कोलंबस ने नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी। तो ये जो नाविक थे, विशेष तौर से ये कहें कि भूमध्य सागर के आसपास के देशों के जो नाविक थे वो वहाँ के राजा इस मामले में काफ़ी विकसित थे और नाविकों को विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा के लिए भेजते थे, उन क्षेत्रों की जानकारी के इकट्ठा करने के लिए भेजते थे। तो विभिन्न प्रकार के जो नाविक विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर भी उन्होंने यात्राएं की, उन्होंने अपने तथ्यों को, वहाँ के जो भी देखा, उन तथ्यों को उनके भौगोलिक ग्रंथों में उन्होंने अपना वर्णन किया। तो इस काल में, मध्यकाल में, नए प्रदेशों की खोज, प्रादेशिक विश्लेषण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था और प्रदेशों का वर्णन ये मानकर किया गया कि सभी प्रदेश पृथ्वी के ही एक भाग हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान क्लूवेरियस ने अपनी किताब विश्व के भूगोल में संसार के विभिन्न प्रदेशों का प्रादेशिक वर्णन किया। इसके बाद वारेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों का पहली बार समावेश किया और भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा को लेकर आए। द्वैतवाद से क्या मतलब है कि दो तथ्य, एक चीज़ को दो भागों में विभाजित करना, दो अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न करना। पहले भूगोल को एक ही विषय माना जाता था, एक ही शाखा, एक ही अपने आप में माना जाता था। उसके बाद जब वारेनियस ने 17वीं शताब्दी में आए तो उन्होंने कहा एक सामान्य भूगोल है, एक विशिष्ट भूगोल है, अर्थात भूगोल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इसी प्रकार तीसरा अगला काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में मानव भूगोल को विस्तृत करने के लिए मुख्य कुछ 4 क्षेत्रीय विचारधाराएं चलती। क्षेत्रीय विचारधाराओं से मतलब है उस समय क्षेत्र विशेष में जो विद्वानों ने, देश विशेष में विद्वानों ने जो अपना योगदान दिया, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन, अलग अलग विद्वान या अलग अलग विचारधाराएं, उनके बारे में वर्णन मिलता है। पहली जो विचारधारा थी, यहाँ सबसे पहले भूगोल के बारे में जो सबसे ज़्यादा विचारधाराएं शुरू हुई, वो सबसे ज़्यादा था जर्मन। उसके बाद फ्रांसीसी भूगोलवेता, अमेरिकी या ब्रिटिश भूगोलवेता। तो इस तरह से ये सबसे पहले जो जर्मन भूगोलवेता थे उनमें सर्वाधिक भूगोल में विकास किया, उनका सर्वाधिक योगदान है। भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में सबसे विकसित किया था। जर्मन विचारधारा में प्रकृति को मानव की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली माना था, इसलिए एक नई नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा है वो निकल के आती है। जर्मन भूगोलवेताओं में हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, रेडजेल को जो मानव भूगोल का पिता माना जाता है, ये विद्वान थे जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में अपने ग्रंथों में विवरण प्रस्तुत किया। उसके बाद आता है जर्मन भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की एक शुरुआत की थी। उसके बाद जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे उन्होंने सबसे ज़्यादा मानव भूगोल के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है, तो फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का योगदान है। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में ब्लास, ब्रून्स, फेब्रे, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख विद्वान का योगदान है वो ब्लास है। तो मानव भूगोल को सबसे ज़्यादा सुविकसित रूप से व्यवस्थित करने का योगदान अगर श्रेय जाता है तो विडाल डी ब्लास को जाता है। जर्मन भूगोलवेताओं ने जो प्रकृति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, ठीक है इसके विपरीत फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मानव को प्रकृति की अपेक्षा सर्वाधिक शक्तिशाली माना और जिससे एक जो नई विचारधारा निकल के आती है उसको संभववाद नाम दिया गया। ये संभववाद शब्द है लुइसियन फेब्रे नाम का विद्वान था, उसने ये दिया था। उसके बाद अगली तीसरी विचारधारा या तीसरी आती है अमेरिकी या ब्रिटिश विचारधारा। जो जर्मन विचारधारा प्रकृति को महत्व दिया, फ्रांसिस ने मानव को महत्व दिया। ये तीसरी विचारधारा जो उत्पन्न निकल के आती है जिसमें हंटिंगटन, नेसा बोमैन, कार्ल सॉवर, ग्रिफिथ टेलर, हर्बर्टसन, मैकिंडर ये विद्वान थे। उनमें से जो सबसे मेन विद्वान था ग्रिफिथ टेलर, उसने अपनी एक नई विचारधारा दी, मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य वाली एक विचारधारा दी। उन्होंने ये कहा ना तो मानव शक्तिशाली ना प्रकृति शक्तिशाली, मानव और प्रकृति दोनों आपस में, मानव और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करके और
अपना क्रियाकलाप करता है। तो इस तरह की एक नई विचारधारा निकल के आती है जिसको नव निश्चयवाद की विचारधारा के नाम से जाना जाता है।